लगता है तू। नहीं नहीं नहीं, अच्छा हे सीएमए ग्रुप 2 घरी गेले का? मग इकडे सरांची कोणती बॅच चालली आहे? अच्छा, आणि त्याची लिंक कुठे? हम्म. सो वेरी गुड इवनिंग, आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? यस। एक काम करना, कभी कभी क्या होता है, ये सेल बंद होने के बाद आवाज आना बंद होता है, तो मुझे आपको बताना है कि आवाज नहीं आ रही है, तो मैं दूसरा माइक ले लूंगा। ठीक है, चलो। तो आज हम चालू करने वाले हैं केस सिनारियोस सैलरी के। देखो यहाँ पे केस सिनारियोस आपके सैलरी के हैं 22, 23, 24, 25, 26 एंड एक बड़ा केस सिनारियो है 4 नंबर का। ठीक है, तो इतने आज हम करने वाले हैं 22, 23, 24, 25, 26 केस सिनारियोस 4। तो शुरू करते हैं। कम टू एग्जाम्पल नंबर 22। आपके केस सिनारियोस बुकलेट में एग्जाम्पल नंबर 22 है, आ जाइए उसके ऊपर। अनिरुद्ध स्टेज इन न्यू दिल्ली। अनिरुद्ध कहाँ पे रहता है? न्यू दिल्ली में रहता है। His basic salary is rupees 10,000 पर मंथ। उसकी बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ है। DA 60% ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे 6,000 पर मंथ। देखो यहाँ पे DA उसको मिल रहा है 6,000 पर मंथ, लेकिन उसमें से 60% फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे है, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसीडर किए जाने वाला है 60%। 6,000 में से 60% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसीडर किए जाने वाला है। उसको HRA भी मिल रहा है 5,000 पर मंथ एंड ही इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 1% ऑन द टर्नओवर अचीव बाय हिम। उसको कमीशन ऑन टर्नओवर 1% मिल रहा है, जो वो अचीव करेगा उसका 1%। अनिरुद्ध पेज रेंट ऑफ 5,500 पर मंथ। अनिरुद्ध रेंट भी पे कर रहा है 5,500 पर मंथ का। द टर्न ओवर अचीव बाय हिम ड्यूरिंग करंट ईयर इज 12 लाख रुपीज। उसने टर्न ओवर अचीव कितना किया? 12 लाख रुपीज अचीव किया टर्न ओवर, उसका 1% उसको कमीशन मिलने वाला है 12 लाख का 1%। देखेंगे कितना आता है। द अमाउंट ऑफ HRA एग्जाम अंडर सेक्शन 1013A is 48,480, 45,600, 49,680, 46,800। देखो यहाँ पे आपको अमाउंट एग्जाम कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। पहली बात तो आपको HRA का एग्जाम्शन मिलता है अंडर सेक्शन 1013A, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। आपको रेंट पे करना पड़ता है एंड आपका खुद का घर नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे रेंट पे तो वो कर रहा है 5,500 पर मंथ, तो यहाँ पे खुद का घर नहीं है ऐसा एजम्पशन हमें लेना पड़ेगा। वो लिखने की भी जरूरत नहीं, आपको MCQ सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, एग्जाम्पशन कितना मिलता है? लोअर ऑफ 3। पहले तो एक्चुअल HRA, दूसरा यहाँ पे अब वो न्यू दिल्ली में रह रहा है, तो हम 50% ऑफ सैलरी ले लेंगे। एंड यहाँ पे सैलरी मतलब क्या? बेसिक प्लस DA फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, उसका 50% हम ले लेंगे। एंड तीसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से जो लोअर अमाउंट आएगी उसका आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कंप्यूटेशन ऑफ एग्जाम्पशन अलाउड अंडर सेक्शन 1013A
ए एक्चुअल एचआरए कितना मिला? एक्चुअल एचआरए 5000 पर मंथ मिला, मतलब साल का हो जाता है 60,000। बी 50% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे 50% किसका लेना है आपको? 50% सैलरी क्या है? बेसिक। बेसिक कितनी है उसकी? 10,000 पर मंथ, मतलब यहाँ पे साल की हो जाएगी 1,20,000 प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट 6,000 पर मंथ डीए मिल रहा है, लेकिन उसमें से रिटायरमेंट के लिए कितना है? 60%। तो 6,000 का 60% इंटू 12, 6,000 का 60% आता है 3,600 इंटू 12 आपका आता है 43,200। तो यहाँ पे मैं 43,200 ऐड करता हूँ, प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर आता है आपका 12 लाख का 1%। तो 12 लाख का 1% आई थिंक आपका आ जाएगा 12,000। तो यहाँ पे 1,20,000 प्लस 43,200 प्लस 12,000 इंटू 50%, 87,600। ये आपका बी नंबर का आंसर आएगा। क्या आप मेरे साथ हो? सी नंबर का आपका आ जाएगा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जो ऊपर हम सैलरी ले रहे हैं उसका ही 10% लेना है। रेंट पेड कितना हो रहा है? 5,500 पर मंथ। तो 12 मंथ का कितना रेंट पेड है? 5,500 इंटू 12, 66,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी 1,20,000 प्लस 43,200 प्लस 12,000 इंटू 10%, 17,520 लेस होगा। तो ये वाला कितना आ रहा है? 66,000 माइनस 17,520, 48,480। एंड यहाँ पे ए बी सी में से लोअर अमाउंट क्या है? 48,480। तो यहाँ पे ए आंसर इज द राइट आंसर, 48,480 आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट? अगर मेरी आवाज आना बंद हो गया तो आपको मुझे बताना है, नहीं तो ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे? ए इज द राइट आंसर, 48,480। जस्ट अ मिनट। Come to example number 23. Mr. Datta received voluntary retirement compensation of 7 lakh rupees. दत्ता को 7 लाख रुपीज मिल गए वीआरएस के आफ्टर 30 ईयर्स 4 मंथ्स ऑफ सर्विस। उसकी कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर सर्विस हुई है 30 ईयर्स 4 मंथ। ही स्टिल हैव अ 6 ईयर ऑफ सर्विस लेफ्ट। उसकी सर्विस लेफ्ट कितनी है? 6 साल की सर्विस उसकी बची है। मतलब अगर मैं मंथ में ले लूं तो 72 मंथ की उसकी सर्विस बची है। At the time of voluntary retirement, he was drawing basic salary 20,000 per month, DA which forms a part of pay 5,000 per month. उसको at the time of retirement बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ मिल रही है एंड डीए जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसीडर होगा 5,000 पर मंथ मिल रहा है। इसका मतलब उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी अगर मैं बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन ऑन टर्न और कंसीडर करूं तो 25,000 है क्या लास्ट ड्रॉन सैलरी?
compute his taxable voluntary retirement compensation assuming that he does not claim any relief under section 89. यहाँ पे सिंपल बात है, VRS टैक्सेबल कितनी होगी ये वाली अमाउंट आपको निकालनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ VRS। First, VRS received 7 lakh less exemption lower of A actual amount 7 lakh, B maximum limit 5 lakh, C higher of 1 and 2, 1 है लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। लास्ट ड्रॉन सैलरी 25,000 दिया है, इंटू 3 इंटू कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कितनी हो जाएगी 30 ईयर। तो ये अमाउंट आपकी कितनी आ जाएगी 25,000 इंटू 3 इंटू 30, 22,50,000, 22.5 lakh। and second last drawn salary into balance number of service in months। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी 25,000, बैलेंस नंबर ऑफ सर्विस 6 ईयर से मतलब 72 मंथ है। तो ये आपका हो जाएगा 25,000 इंटू 72, 18 लाख। तो यहाँ पे दोनों में से हाइयर क्या है 22.5 लाख, 18 लाख। इन दोनों में से हाइयर क्या है 22.5 लाख। एंड इन तीनों में से जो लोअर है उतना एग्जाम्पशन मिलेगा, मतलब ये 5 लाख का एग्जाम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पे टैक्सेबल VRS आ जाएगा 7 लाख माइनस 5 लाख 2 लाख। तो आपका ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। कोई डाउट यहाँ पे आवाज आ रही है, डाउट? आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 24। Anand is provided with furniture to the value of 70,000 along with house from February 2021. The actual hire charges paid by his employer for hire of furniture is 5,000 per annum. The value of furniture to be included along with the value of unfurnished house for AY 22-23 is। देखो यहाँ पे आनंद को उसका एम्प्लॉयर घर भी दे रहा है एंड उसके साथ फर्नीचर भी दे रहा है। एंड जो फर्नीचर है 70,000 का फर्नीचर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि वो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, वो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है। एंड 5,000 वो हायरिंग चार्जेस पे कर रहा है, कौन? एम्प्लॉयर। एंड यहाँ पे आपको पूछा क्या जा रहा है कि फर्नीचर की वैल्यू एज अ परक्विजिट कितनी टैक्सेबल होगी। सिर्फ किसकी वैल्यू? फर्नीचर की वैल्यू। घर की वैल्यू कितनी टैक्सेबल होगी पूछा नहीं जा रहा है, यहाँ पे कोई जिक्र भी नहीं किया है घर का,
सिर्फ घर दिया जा रहा है, उसके साथ फर्नीचर दिया जा रहा है, उतना ही यहाँ पे बता दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था बाय द वे, फर्नीचर एक्सेट्रा अगर एम्प्लॉय को दे रहा है एंड वो अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट हम परक्यूजिट लेते हैं, एंड अगर वो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो एक्चुअल हायरिंग चार्जेस हम एज अ परक्यूजिट लेते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल हायरिंग चार्जेस कितने हैं, 5000 पर एनम, उतना ही परक्यूजिट बन जाएगा। मतलब यहाँ पे राइट आंसर इज ए आंसर 5000। राइट आंसर ऑप्शन ए 5000, जितना हायरिंग चार्जेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है उतनी वैल्यू परक्यूजिट बन जाएगी। ये बात क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 25। मिस्टर कश्यप रिसीव्ड बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ। कश्यप को बेसिक सैलरी मिल रही है 20,000 पर मंथ, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। ही ऑल्सो रिसीव्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ 3,000 फॉर 3 चिल्ड्रन एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ 1,800 पर मंथ। Assume he is not opting to pay tax under section 115 BSE. The amount of salary chargeable to tax for PY 21-22 is। देखो यहाँ पे उसको बेसिक सैलरी मिल रही है 20,000 की, वो तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3,000 मिल रहा है फॉर 3 चिल्ड्रन, लेकिन एग्जाम्पशन दोनों का ही मिल जाएगा 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड सब्जेक्ट टू 2 चाइल्ड। एंड ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये ए बॉयफ्रेंड पिल्लू में आता है, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ऑफिसली हैंडीकैप एम्प्लॉय नहीं है, ऐसा कहीं पे भी उन्होंने एग्जाम्पल में नहीं दिया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, अमाउंट ऑफ सैलरी चार्जेबल टू टैक्स कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, बेसिक सैलरी 20,000 इंटू 12, 2,40,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3,000 मिला है, 3,000 पर मंथ नहीं दिया है, इन टोटलिटी 3,000 है। लेस एग्जाम्पशन मिल जाएगा 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड इंटू 12 मंथ इंटू 2 चिल्ड्रन। तो एग्जाम्पशन कितना मिल जाएगा, 2,400 बराबर। तो यहाँ पे 600 ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, 1,800 पर मंथ इंटू 12 मंथ, कितना होगा ये, 21,600। तो यहाँ पे ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी 2,40,000 प्लस 600 प्लस 21,600, 262 200 आ रहा है मेरा। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन
50,000। सो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी $2,12,200। बराबर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो। ये जो मैंने सॉल्व करवाया आंसर, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है। ये जो मैंने सॉल्व करवाया आंसर, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आ रहा है, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन बी राइट बताया है। आपके इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन बी सही बताया है। ऐसा कैसे सर? ऐसा कैसे? तो यहाँ पे एज पर माय एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट ने क्या लॉजिक लगाया होगा, ये मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे 3,000 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है फॉर 3 चिल्ड्रन। 3,000 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है फॉर 3 चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि पर चिल्ड्रन कितना मिल रहा है। पर चिल्ड्रन कितना मिल रहा है नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट ने एज्यूम कर लिया कि 3,000 3 चिल्ड्रन को मिल रहा है ना, तो पर चिल्ड्रन 1,000 मिल रहा है। पर चिल्ड्रन कितना मिल रहा है? 1,000 मिल रहा है। एंड 2 चिल्ड्रन का ही एग्जाम्प्ट होता है। इसका मतलब ये वाला एग्जाम्पशन 2 चिल्ड्रन का 2,000 ही मिलना चाहिए। 2 चिल्ड्रन का 2,000 ही मिलना चाहिए, ना कि 2,400। मतलब मैक्स टू मैक्स 2 चिल्ड्रन का एग्जाम्पशन मिलता है, तो वो 2,000 ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने टैक्सेबल किया होगा 1,000। अब शायद आपका आंसर इंस्टीट्यूट के बराबर आ जाएगा। 2,40,000 प्लस 1,000 प्लस 21,600, 262,600 एंड माइनस 50,000, 212,600। तो यहाँ पे 2,12,600 इंस्टीट्यूट का आंसर है। तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे लॉजिक क्या यूज किया कि 3,000 3 बच्चों को मिल रहा है, इसका मतलब पर बच्चा 1,000 मिल रहा है। तो उसमें से 2 बच्चों का ही एग्जाम्प्ट होगा, मतलब 2,000 ही होगा। हाँ, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्पशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे 2 बच्चों का तो 2,000 ही हो रहा है ना, तो उतना एग्जाम्पशन ले लिया एंड 1,000 मतलब एक बच्चों का टैक्सेबल किया, ठीक है। तो वो ऐसा करने के बाद वो मैच हो रहा है। बात समझ में आ रही है? आंसर दो, क्योंकि मुझे नहीं यहाँ पे समझ में आता कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है। आगे बढ़ू मैं? नेक्स्ट, कम टू एग्जाम्पल नंबर 26। Mr. Jagat is an employee in accounts department of Bharat Limited, a cellular company operating in the region of Eastern India. जगत एम्प्लॉई है भरत लिमिटेड में। भरत लिमिटेड एक सेल्यूलर कंपनी है जो कि ईस्टर्न इंडिया में काम करती है। इट इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज, सॉरी सेल्यूलर डिवाइसेस,
ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वेर अंडरटेकन बाय मिस्टर जगत। कुछ भी नहीं है, जगत काम करता है एक एम्प्लॉयर के पास, इतना ही अभी तक हमें समझ में आया। He attended the seminar on perquisite valuation. Seminar fees of 12,500 was paid by Bharat Limited. उसने एक सेमिनार अटेंड किया परक्यूजिट वैल्यूएशन के ऊपर का, एंड जो कुछ भी सेमिनार फीस थी वो एम्प्लॉयर ने पे की। क्या ये एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट बनेगा? आंसर है ये एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट नहीं बनेगा, क्योंकि कल ही हमने देखा था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहा है, उसके लिए कुछ पे कर रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहा है, उसके लिए कुछ पे कर रहा है, तो वो एग्जम्प्टेड परक्यूजिट होता है। होता है। तो इस 12,500 कुछ भी एज अ परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं होगा इन द हैंड्स ऑफ जगत। आगे बढ़ता हूं मैं। ट्यूशन फीस ऑफ मिस्टर हिमांशु, सन ऑफ मिस्टर जगत, paid to private coaching classes not having any tie-up with Bharat Limited was reimbursed by Bharat Limited. Amount of fees was 25,000। देखो यहाँ पे जगत का बच्चा है हिमांशु, उसकी जो ट्यूशन फी है 25,000 वो रीइम्बर्स की एम्प्लॉयर ने, मतलब वो फीस एम्प्लॉयर ने ही पे की जगत के बच्चे के लिए। अब मैंने कल आपको एक और चीज बताई थी, एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बच्चे के लिए दे रहा है अप टू 1000 दे रहा है, अप टू 1000 दे रहा है तो ही एग्जाम है, अदरवाइज एग्जाम नहीं है। तो यहाँ पे तो ये 1000 को एक्सीड कर रहा है, 25,000 1000 पर मंथ उसको तो एक्सीड कर रहा है ये। तो यहाँ पे ये टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बन जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई 25,000। ट्यूशन फी जो बच्चे के लिए पे की वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बन जाएगा इन द हैंड्स ऑफ जगत। उसके बाद में थर्ड देखते हैं, मिस सपना, डॉटर ऑफ मिस्टर जगत। अब ये सपना है जगत की बेटी। स्टडीज इन डीपीएस पब्लिक स्कूल ओन्ड एंड मेंटेन बाय भरत लिमिटेड। ट्यूशन फीस पेड फॉर मिस सपना वॉज 750 पर मंथ बाय मिस्टर जगत। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इज 5250 पर मंथ। इसका मतलब ये भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बेटी को परक्यूजिट दे रहा है जिसकी वैल्यू है 5250, जिसकी वैल्यू है 5250, एंड एम्प्लॉय से रिकवर कितना कर रहा है 750। अगेन यहाँ पे भी 1000 रुपीज पर मंथ से ज्यादा वाला परक्यूजिट दे रहा है, ये भी एंटायर अमाउंट एज अ परक्यूजिट टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। मैंने यहाँ पे क्या बोला था, आपकी इंस्टीट्यूट दो व्यूज यहाँ पे ले रही है, एक तो 1000 पर मंथ के ऊपर वाला टैक्सेबल कर रही है, नहीं तो एंटायर टैक्सेबल कर रही है। अब ये जो एमसीक्यू आपके इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया है उसमें उन्होंने ऊपर वाली नहीं टैक्सेबल की पूरी टैक्सेबल की। तो यहाँ पे व्हाट शैल बी द अमाउंट विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरीज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जगत। तो यहाँ पे जगत के हाथ में कितनी टैक्सेबल होगी, पहली बात तो 25,000 तो होगी ही, प्लस 5250 प्लस 5250 माइनस 750 रिकवर की ईच मंथ इंटू 12 मंथ। इतना वैल्यू ऑफ परक्यूजिट टैक्सेबल होगा। आवाज आ रही है मेरी? 5250 माइनस 750 इंटू 12, 54,000 प्लस 25,000, 79,000 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ू मैं। आवाज आ रही है मेरी? आगे बढ़ू मैं।
ओके, वेरी गुड। अब ये केस सिनारियोस 4 है आपका, केस सिनारियोस 4। आ जाओ केस सिनारियोस 4 के ऊपर। मुझे सबका अटेंशन चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मैं एक नई कंसेप्ट आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ जो इसके पहले मैंने नहीं की है। एक नई कंसेप्ट आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मैंने इसके पहले नहीं की है। देखो यहाँ पे, आप कोई अनएक्सप्लेन्ड इनकम कमा रहे हो, या आप कोई अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर कर रहे हो, या आप कोई अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कौन सी? अनएक्सप्लेन्ड। अनएक्सप्लेन्ड मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो मैंने 4 लाख रुपीज का इनकम कमाया। असेसिंग ऑफिसर बोलता है ये 4 लाख रुपीज आपने कौन से सोर्स से कमाया? मैं बता नहीं पा रहा हूं कौन से सोर्स से कमाया। उसको क्या बोला जाता है? अनएक्सप्लेन इनकम। अगर मैं कोई एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे वो एक्सपेंडिचर जो मैंने किया, वो पैसा मैंने कौन से सोर्स से कमाया था, वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ। एक्सपेंडिचर तो कमाया किया है मैंने, लेकिन जो एक्सपेंडिचर मैंने किया है उसका मैं लॉजिक नहीं दे पा रहा हूँ या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। उसको क्या बोला जाता है? अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर। या कोई मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जिसका मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए ये पैसा जो था ये मैंने कहाँ से लाया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 फ्लैट परचेज किए, 2 करोड़ ईच, मतलब 4 करोड़ के मैंने फ्लैट परचेज किए। ये क्या है मेरे लिए? अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं 4 करोड़ का बाइफर्केशन नहीं दे पा रहा हूँ तो। मतलब ये 4 करोड़ मैंने कहाँ से इकट्ठा किए? 630 असेसिंग ऑफिसर अगर मुझे पूछता है ये जो 2 फ्लैट आपने परचेज किए हैं ये 4 करोड़ रुपीज लाए कहाँ से आपने, मैं नहीं बता पा रहा हूँ 4 करोड़ लाए कहाँ से। इसका ही मतलब मैं ब्लैक मनी में ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। इसी को बोला जाता है अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा कोई भी अनएक्सप्लेन इनकम हो, या अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर हो, या अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट हो, उसके ऊपर मुझे 60% का टैक्स देना पड़ता है। कितना परसेंट का? 60%। मुझे कमेंट करके बताओ कितना परसेंट। कितना परसेंट? 60%। प्लस मुझे 25% का सरचार्ज भी देना पड़ता है। प्लस मुझे 4% का HEC भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये अगर मैं इफेक्टिव रेट देखूँ ना, तो वो 78% आ जाता है। इफेक्टिव रेट 78% आ जाता है अगर मैं कोई अनएक्सप्लेन इनकम एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट कमा रहा हूँ तो। 60 करो, उसमें 25% ऐड करो, उसमें 4% ऐड करो, आपका 78% ही आएगा। आ रहा है क्या? बोलो। हम्म, तो यहाँ पे पहले हम 4.5 देखते हैं। ठीक है, 4.5।
assume for the purpose of this question only that Mr. Rajesh was found owner of 5 lakh worth jewelry. यहाँ पे राजेश के पास 5 लाख रुपीस की ज्वेलरी है, एक्वायर्ड इन 21-22. वो उसने एक्वायर्ड कब की? 21-22 में की. ऑफ विच he could not provide any satisfactory explanation about source of income. ये ज्वेलरी परचेज करने के लिए पैसा कहां से लाया, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है राजेश. कैन आई से दिस इज अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर? आंसर है यस. तो यहाँ पे what would be the tax liability without considering surcharge and health and education services if any. मतलब सरचार्ज एचईसी कंसीडर किए बिना लाइबिलिटी कितनी आएगी इसके ऊपर ऑफ मिस्टर राजेश शर्मा टुवर्ड सच अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पे लाइबिलिटी आ जाएगी, टैक्स आ जाएगा 60%. 5 लाख का 60% मतलब कितना? 3 लाख रुपीज. तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 4.5 का. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 4.5 का. क्लियर? हर एक बात रिलेवेंट है जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं. कोई भी माइनर चीजों के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं. क्लियर है बात? यस और नो? चलो अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं ठीक से. Mr. Rajesh Sharma, age 54 years, Indian citizen, is working as an assistant manager in ABC India Limited. मिस्टर राजेश शर्मा जिसकी एज है 54 ईयर्स, वो इंडियन सिटीजन है एंड वर्किंग कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर है वो एबीसी इंडिया लिमिटेड में. ही इज गेटिंग बेसिक सैलरी ऑफ 58,000 पर मंथ. उसको बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है? 58,000 पर मंथ. ही यूज्ड टू ट्रैवल फ्रिक्वेंटली आउट ऑफ इंडिया फॉर हिज ऑफिस वर्क. वो बार बार क्या करता है? आउटसाइड इंडिया जाता है ऑफिस वर्क करने के लिए. He left India from Delhi airport on 5th October 2021 and returned to India on 2nd April 2022. उसने क्या किया? ऑफिस वर्क के लिए इंडिया छोड़ा 5th अक्टूबर को एंड वापस आ गया 2nd अप्रैल को. पहली बात तो ये इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए. इंडिया छोड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए. तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक की जाएगी. इसका मतलब ये इस साल में 5th अक्टूबर तक इंडिया में ही है. 5th अक्टूबर तक इंडिया में ही है. उसके बाद में डायरेक्टली वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में आ रहा है. उसके बाद में वो डायरेक्टली नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में आ रहा है. तो यहाँ पे अगर आप अप्रैल टू 5th अक्टूबर अगर दिन काउंट करोगे ना, अप्रैल टू 5th अक्टूबर दिन काउंट करोगे, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 31, अक्टूबर के 5. कितने दिन होते हैं ये? 188. निकिता 188 बोल रही है. 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 5, 188 डेज. राइट आंसर है निकिता, वेरी गुड. इसका मतलब ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. तो एक बात पक्की है, वो रेसिडेंट कहलाएगा. वो रेसिडेंट कहलाएगा. तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मिस्टर राजेश शर्मा रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द AY 22-23? रेसिडेंट बट कांट डिटरमाइन ROR और RNOR फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन. दूसरा है NR, तीसरा है RNOR, चौथा है ROR.
देखो ए इज द राइट ऑप्शन, वो अभी रेसिडेंट है इतना ही हम जान पा रहे हैं, क्योंकि वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हमें मालूम नहीं है क्वेश्चन से। जितना भी डेटा उन्होंने दिया है ना, उससे हम सिर्फ वो रेसिडेंट है इतना ही डिटरमाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि एडिशनल कंडीशन का जो डेटा है वो क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो ए इज द राइट आंसर, कि वो रेसिडेंट तो है ये पक्की बात है, लेकिन आर ओ आर है कि आर एन ओ आर है इसके लिए जो डेटा चाहिए वो उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। तो आई थिंक 4.1 का ए इज अ राइट ऑप्शन। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट? नो डाउट। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेवेंट। उसको डीए मिला 10% ऑफ बेसिक पे कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट पर्पज। जितनी भी बेसिक सैलरी उसको मिलती है ना, उसका 10% उसको डीए भी मिल रहा है, जो कि रिटायरमेंट पर्पज के लिए कंसीडर होने वाला है। बोनस भी मिला, देखो यहाँ पे बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, डीए भी फुल्ली टैक्सेबल, चाहे रिटायरमेंट के लिए हो चाहे ना हो। ए बॉयफ्रेंड पिलू में रिटायरमेंट सॉरी डीए भी आता है, ठीक है। उसके बाद में बोनस मिला 98,000 का फुल्ली टैक्सेबल, बोनस 98,000 फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस पेड ड्यूरिंग पीवाई 21-22 अमाउंटिंग टू 60,000, ये भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस किसमें आता है? ए बॉयफ्रेंड पिलू में आता है, वो भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, he was also reimbursed medical bill of his mother amounting to rupees 15,000। देखो यहाँ पे मैंने कल आपको एक बात बोली थी कि अगर मेडिकल रीइंबर्समेंट कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए, मेडिकल रीइंबर्समेंट कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए एंड अप टू 15,000 कर रहा है, वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जम्प्टेड परक्यूजिट हो जाता है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। एम्प्लॉय का कोई मेडिकल खर्चा है, वो एम्प्लॉयर अगर रीइंबर्स करता है तो वो एग्जम्प्टेड परक्यूजिट बन जाता है। अगेन आई रिपीट, एम्प्लॉय का कोई मेडिकल खर्चा है, ऐसा वाला खर्चा 15,000 रुपीज तक का एम्प्लॉयर रीइंबर्स करता है तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है। यहाँ पे मदर का मेडिकल का खर्चा एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर रहा है, वो तो टैक्सेबल होगा, वो तो टैक्सेबल होगा। ये माइनर पॉइंट है, जो मैं माइनर माइनर पॉइंट की बात करता हूँ ना, उसमें से ये एक पॉइंट है। इसका मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 15,000 तक की अमाउंट रीइंबर्स कर रहा है, एग्जम्प्ट होती है, बात सही है। लेकिन कौन सी केस में एग्जम्प्ट होती है? अगर एम्प्लॉय का खर्चा रीइंबर्स कर रहा है तो एग्जम्प्ट होती है, घर वालों का खर्चा कर रहा है तो वो एग्जाम नहीं होती, वो रीइंबर्समेंट टैक्सेबल होता है एज अ परक्यूजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। क्या ये बात समझ में आ रही है कि बोलो? ये बात समझ में आ रही है? हम्म, देखो मैं बता देता हूँ क्लियरली। एम्प्लॉय या उसके घर वालों को एम्प्लॉयर ट्रीटमेंट दे रहा है मेडिकल की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, या ऐसे हॉस्पिटल में जो मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है, एग्जाम परक्यूजिट है। लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रीइंबर्स कर रहा है खर्चा, वो सिर्फ अगर एम्प्लॉय के लिए कर रहा है तो ही एग्जाम है, अदरवाइज टैक्सेबल है। रीइंबर्स कर रहा है खर्चा, वो अगर एम्प्लॉय के लिए ही कर रहा है तो ही एग्जाम है, अदरवाइज टैक्सेबल है। तो यहाँ पे मदर के लिए कर रहा था तो वो टैक्सेबल परक्यूजिट बन जाएगा 15,000 का। मैं आगे बढ़ता हूँ, चलो। He also transfer laptop by company for 15,000 on 31st December 2021। देखो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लैपटॉप भी बेच रहा है, कितने रुपीस को? 15,000 को। कब? 31st December 21 को। ये सेल ऑफ मूवेबल असेट का कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है। देखो मैंने आपको कल ही बताया था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर कंप्यूटर कंप्यूटर एक्सेसरीज बेच रहा है
तो 50% डब्ल्यूडीवी से डेप्रिसिएशन लेस करके डब्ल्यूडीवी निकालनी है, उससे अगर सेल वैल्यू कम है तो परक्यूजिट आएगा। एम्प्लॉय को कार बेच रहा है तो 20% डब्ल्यूडीवी से डेप्रिसिएशन लेस करके डब्ल्यूडीवी निकालनी है, उससे अगर सेल वैल्यू कम होगी तो उससे अगर सेल वैल्यू कम होगी डब्ल्यूडीवी से तो परक्यूजिट आएगा। अदर असेट्स एम्प्लॉय को सेल कर रहा है तो 10% एसएलएम से आपको डेप्रिसिएशन लेस करके डब्ल्यूडीवी निकालना है, उससे अगर सेल वैल्यू कम होगी तो परक्यूजिट आएगा। यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, लैपटॉप सेल किया कितने रुपीज को, 15,000 को। द लैपटॉप वॉज एक्वायर्ड बाय ऑन 1 अक्टूबर 2018 फॉर 1 लाख। एम्प्लॉयर ने ये लैपटॉप बाय कितने को किया था, 1 लाख को किया था। कंपनी वॉज चार्जिंग डेप्रिसिएशन at 31.666%, assuming useful life of laptop is 3 years। कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये। कंपनी डेप्रिसिएशन कितने परसेंट से चार्ज करती है, इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। परक्यूजिट के लिए सैलरी की प्रोविजन क्या बोलती है, अगर एम्प्लॉय को लैपटॉप बेच रहा है ना, 50% डब्ल्यूडीवी से ही हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। वो एम्प्लॉयर उसकी वो जाने, सैलरी के एंगल से हमें एम्प्लॉय के बारे में सोचना है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे 50% डब्ल्यूडीवी से ही हम डेप्रिसिएशन लेस करके डब्ल्यूडीवी निकालेंगे, एंड उससे अगर सेल प्राइस कम है तो परक्यूजिट आएगा, अदरवाइज परक्यूजिट नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे परचेज कब किया था लैपटॉप, 1 अक्टूबर 18। तो यहाँ पे 1/10/18 लैपटॉप परचेज किया था 1 लाख को। लेस डेप्रिसिएशन अप टू 31/9/19, 50% का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 50,000। तो यहाँ पे डब्ल्यूडीवी एज ऑन 1/10/19 50,000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर डेप्रिसिएशन अप टू 31/9/20 25,000, इसका 50% 25,000। तो यहाँ पे आ जाएगी डब्ल्यूडीवी एज ऑन 1/10/20 25,000। एक और साल का डेप्रिसिएशन आएगा क्योंकि 31 दिसंबर को सेल की है, तो एक और कंप्लीटेड ईयर्स यहाँ पे आ रहा है। तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 31/9/21 25,000 का 50% 12,500। तो यहाँ पे डब्ल्यूडीवी एज ऑन 1/10/21 12,500, एंड यहाँ पे जिसकी डब्ल्यूडीवी 12,500 है, ऐसा वाला लैपटॉप 15,000 को बेचा जा रहा है। मुझे बताओ परक्यूजिट आएगा कि नहीं आएगा? परक्यूजिट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डब्ल्यूडीवी से ज्यादा प्राइस के ऊपर बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे नो परक्यूजिट। यहाँ पे नो परक्यूजिट। तो
ये जो लैपटॉप वाला है यहाँ पे परक्विजिट अराइज नहीं हो रहा है, ये बात समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, he was also reimbursed salary of house servant of 4000 per month। देखो सर्वेंट की भी सैलरी एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स की, ये भी एज अ परक्विजिट टैक्सेबल होगा। 4000 इंटू 12 48,000, 4000 इंटू 12 48,000। देखो सर्वेंट की केस में हमने क्या देखा था, अगर सर्वेंट एम्प्लॉयर ने एंगेज किया है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। अगर सर्वेंट एम्प्लॉय ने एंगेज किया है तो ऑल एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होगा। अरे यहाँ पे 58,000 पर मंथ कमा रहा है वो तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ही होगा, वो तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ही होगा। तो चाहे एम्प्लॉयर ने एंगेज किया हो चाहे एम्प्लॉय ने एंगेज किया हो, एज अ परक्विजिट टैक्सेबल तो होने ही वाला है। तो यहाँ पे परक्विजिट बन रहा है सर्वेंट का 48,000, 12 इंटू 4,000। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर अमाउंटिंग टू 2,400, ये भी एज अ परक्विजिट टैक्सेबल होता है। मैंने कल ही डिडक्शन पढ़ाते वक्त बोला था, प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे करता है पहले एज अ परक्विजिट टैक्सेबल करना है, बाद में डिडक्शन लेना है, हाँ या ना? ठीक है। नेक्स्ट, 400 इक्विटी शेयर्स अलॉटेड बाय एबीसी इंडिया लिमिटेड। एम्प्लॉयर ने 400 इक्विटी शेयर्स बेचे एम्प्लॉय को at the rate of 250 per share against the fair market value of share 350 on the date of exercise of option। यहाँ पे भी 100 रुपीज पर शेयर का परक्विजिट बन जाएगा इंटू 400 इक्विटी शेयर, 400 इक्विटी शेयर इंटू 100, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू से कम प्राइस के ऊपर शेयर बेचे। ईस्टॉक में मैंने बताया था आपको, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्वीट इक्विटी शेयर। ठीक है, यहाँ पे भी परक्विजिट अराइज होगा, बात समझ में आ रही है? उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑन विच एसटीटी इज पेड अमाउंटिंग टू 94,000। ये एसटीसीजी 111A का हो रहा है 94,000 का। मिस्टर राजेश डज नॉट ऑफ फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 बीएससी। मिस्टर राजेश ओल्ड टैक्स रिजिम ही लेना चाहता है, न्यू टैक्स रिजिम नहीं लेना चाहता। Based on the fact of the case scenario given below, choose the most appropriate answer to the following question। A का तो दे दिया हमने 4.1। 4.2, what are his taxable perquisite for AY 22-23। टैक्सेबल परक्विजिट कौन कौन से हैं AY 22-23 के लिए? तो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनो, टैक्सेबल परक्विजिट कौन कौन से हैं? 15,000 मेडिकल रीइंबर्समेंट टैक्सेबल है। उसके बाद में ये सर्वेंट सैलरी 48,000 टैक्सेबल है परक्यूजिट। 2,400 प्रोफेशनल टैक्स पे किया, ये भी टैक्सेबल है। एंड उसके बाद में ये 40,000 स्वीट इक्विटी शेयर का भी टैक्सेबल है। 400 इंटू 100 शेयर, ये कितना आता है टोटल? कुछ तो गलत हुआ क्या? रुको, 2,400 ये किसका हमने ले लिया? प्रोफेशनल टैक्स का, प्लस 40,000 स्वीट इक्विटी शेयर का, प्लस 48,000 सर्वेंट का, एंड 15,000
मेडिकल रीइंबर्समेंट कितनी आती है ये टोटल? $2,400 प्लस 40,000 प्लस 48,000 प्लस 15,000 कितनी आती है ये टोटल? 1,500 1 लाख 5,400। क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? सी इज द राइट ऑप्शन। बराबर। देखो यहाँ पे ये 15,000 टैक्सेबल होगा एज अ परक्यूजिट। ये लैपटॉप का कोई भी परक्यूजिट नहीं है। ये 48,000 होगा, ये 2,400 होगा एंड ये 40,000 होगा। चार परक्यूजिट टैक्सेबल हो जाएंगे। 1 2 3 4 1,05,400। आवाज आ रही है ना मेरी? बराबर की नहीं? यस, आगे बढ़ू मैं, चलो। उसके बाद में what is the income chargeable under the head salaries in the hands of Mr. Rajesh Sharma for AY 22-23? सैलरी हेड के अंदर कौन कौन से इनकम टैक्सेबल हो जाएंगे एंड इनकम फ्रॉम सैलरी कितना आएगा? देखो यहाँ पे पहली बात तो 58,000 बेसिक सैलरी मिल रही है, तो 58,000 इंटू 12 कितना आता है? 6,96,000 ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसका 10% डीए भी मिल रहा है 69,600। बोनस मिल रहा है 98,000, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिकल अलाउंस 60,000 वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। मेडिकल रीइंबर्समेंट वो भी एज अ परक्यूजिट टैक्सेबल हो जाएगा। लैपटॉप नहीं होगा टैक्सेबल। सर्वेंट सैलरी 48,000 टैक्सेबल हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स 2,400 टैक्सेबल हो जाएगा एज अ परक्यूजिट। 40,000 स्वीट इक्विटी शेयर के एज अ परक्यूजिट टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें से डिडक्शन कौन सा मिलेगा? प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000। कितना आता है ये? 6,96,000 प्लस 69,600 प्लस 98,000 प्लस 60,000 प्लस 15,000 प्लस 48,000 प्लस 2,400 प्लस 40,000 माइनस 2,400 माइनस 50,000। ये मेरा आ रहा है 9,76,600। 9,76,600। तो यहाँ पे ए इज अ राइट ऑप्शन। ए इज अ राइट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राजेश शर्मा फॉर AY 22-23 की टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है? इनकम फ्रॉम सैलरी अभी आपने बताया ना मुझे 9,76,600।
एंड STCG 111A वाला कितना है? 94,000। तो यहाँ पे एक नॉर्मल इनकम है, एक स्पेशल इनकम है। एज क्या है असिस्ट की? 54। तो 2,50,000 का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा। तो यहाँ पे टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 to 5 lakh, 12,500, 5 lakh to 9 lakh 76, 600, 20% आएगा। यह आ रहा है मेरा 95,320। तो यहाँ पे टैक्स बिफोर HEC 95,320 प्लस 12,500, 1,07,820, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम STCG 111A 94,000 इंटू 15%, ये आ रहा है 14,100। तो यहाँ पे टोटल टैक्स बिफोर HEC 1,07,820 प्लस 14,100, 1,21,920 add 4% HEC 4,877, total tax payable 4,877 plus 121,920, 126,797 after rounding off as per section 288B 1,26,800। क्लियर है बात? तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ए इज अ राइट ऑप्शन, 1,26,800। ओके, तो ये आज के आपके केस सिनेरियोज यहाँ पे एंड हो जाते हैं। विल स्टार्ट टुमारो विथ न्यू टॉपिक कैपिटल गेन, सबका फेवरेट कैपिटल गेन। उससे हम स्टार्ट करेंगे एंड उसके भी केस सिनेरियोज देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय लाइफ, एंजॉय स्टडी, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।